पाकिस्तान बौखला गया है, ऊट पटांग की धमकियां दे रहा है, वो भी भारत को, वो भी अपने हाईएस्ट क्वार्टर से। ये धमकी पाकिस्तान तभी देता है जब उसको पता है उसकी हर जगह से पिटाई हो रही है, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान इशू में अब शियास के साथ वो फंस गया। एक रेवोल्यूशन कहा जा रहा है, शिया कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर शुरू कर सकते हैं, जो थोड़ा बहुत सेफ बचा हुआ इशू था। वहां पे क्यों? क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर ने अभी कहा कि नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट 200-250 किलोमीटर नहीं रहेगा, वी विल स्ट्राइक देम इनसाइड देयर होम्स। ऐसे सपने उस आर्मी के जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि अपने टैंक में तेल डाल पाए, जिससे यूएई ने इतने सालों बाद बोला लोन वापस करो, जैसे किसी भिखारी से मंगवाया जाता है। बट ये एक चेतावनी का समय भी है, क्योंकि जब जब पाकिस्तान की हालत खराब होती है, वो कोई मिस एडवेंचर भारत पे करने की कोशिश जरूर करता है। और उसका ओवरवेलमिंग बंड सदियों से आपने देखा है, जब पाकिस्तान के होने से पहले से पंजाब, जम्मू कश्मीर, बॉर्डर एरियाज झेलते आ रहे हैं, और अब भी बहुत कुछ वहां पे पाकिस्तान मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है। तो पूरा सिनेरियो, स्पेशली कि पाकिस्तान ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों देने पे दोबारा शुरू हो गया है, डिस्कस करेंगे आज। हमारे साथ जुड़ गए हैं रमनीक सिंह मान साहब, जो आप अच्छी तरह परिचित हैं, तो आई वोंट वेस्ट टू मच टाइम, आई विल जस्ट से थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद जी। जय हिंद। तो सर, ये किस तरह देखते हो पाकिस्तान की स्टेटमेंट के पीछे क्यों ये दोबारा फुदकना शुरू हो गए हैं? देखो, एक ना पंजाबी गीत है, एक सॉन्ग है पंजाबी, कहते कि घूमण घुमाउण नूं तां थार रखी है, बुलट रखा है पटाके पाण नूं। ये जो सिस्टम को चलाने के लिए तो इनके पास मुनीर है, और ख्वाजा आसिफ रखा है तो पटाके पाण नूं। आप मेरे को बताओ कि पाकिस्तान आर्मी का कोई एक फौजी, एक सिपाही भी इसके कहने से एक गोली चलाएगा क्या? मतलब एक लॉजिकल थिंकिंग है। मतलब मेरी छोड़ो, अपनी छोड़ो, आप किसी एक आम पाकिस्तानी से पूछ लो कि ख्वाजा आसिफ की पाकिस्तानी फौज के आगे क्या हैसियत औकात है। नथिंग। ये तो कल्ला पटाखे पानू रखा है कि भी तू लूज स्टेटमेंट्स दे ही चल। और ये आपने बड़ा अच्छा किया, आपने ये नहीं कहा कि ये राजनाथ सिंह जी की स्टेटमेंट के रिटेलिएशन में इसने जवाब दिया है, क्योंकि उस बात से बहुत एतराज हो जाता है मेरे को, क्योंकि राजनाथ सिंह का इक्विवेलेंट ख्वाजा आसिफ नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जो इनका शहबाज शरीफ है वो मोदी जी का इक्विवेलेंट नहीं है। दे आर, सबसे पहली बात तो ये कि एक बहुत छोटा मुल्क है, भारत के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत औकात नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है इनका। और ये इनको अच्छे से पता है कि एक कन्वेंशनल वॉर के अंदर जो एक आमने सामने की लड़ाई है, उसके अंदर ये भारत से कभी नहीं जीत सकते, ये जानते हैं। और इस बात को भारतीय सेना के अदम्य साहस ने कई बार सिद्ध किया है, एक बार नहीं कई बार सिद्ध किया है। और ये जो पाकिस्तानियों को गलतफहमी है कि इन्होंने कुछ इलाका जो है जम्मू कश्मीर का और गिलगिट बाल्टिस्तान का इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, उस वक्त इनके जर्नैल जो हैं वो अंग्रेज होते थे। ये पतलूने उतार के भागने वाले और ये बंदूकें फेंकने वाले इनके बस की नहीं है। तो आप देखिए, जहां एक तरफ आपका जो एनालिसिस है वो बिल्कुल सटीक है कि फ्रस्ट्रेटेड है पाकिस्तान और वो इस वक्त कॉर्नर्ड है, और वो जितनी बार कॉर्नर होता है वो एक प्रयास करता है जो भारत के ऊपर कहीं ना कहीं अपना प्रेशर, जो इंटरनल प्रेशर है इनके ऊपर, उसको रिलीज करने के लिए वो कोई ना कोई मिसएडवेंचर भारत में करता है। पर एक चीज आप फैक्टर इन और कीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जिस वक्त ये इस तरह के दुस्साहस करते होते थे, तब तक हमारी पॉलिसी पाकिस्तान के प्रति कुछ और थी। तब सत्ता में सरकारें कोई और थी, तब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और आपके जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं कोई और होते थे। ये शिवराज पाटिल का जमाना, ये मनमोहन सिंह का जमाना नहीं है, ये ए के एंटनी का जमाना नहीं है, ये सलमान खुर्शीद का जमाना नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, एस जयशंकर और राजनाथ सिंह की टीम है। इट्स अ वेरी डिफरेंट इंडिया, और ये बहुत स्विफ्टली और बहुत जल्दी भारत बदला है। और खास तौर पे आप इस बात को जहन में रखिएगा कि जिस बात का भय पाकिस्तानियों के अंदर है, जिस बात को लेके बार बार कह रहे हैं कि भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोट एंड कोट करने का प्रयास कर सकता है, उसका अर्थ ये है कि हम सोच रहे हैं कि हम कुछ करेंगे, और यहां से कंप्लीट रेडियो साइलेंस है। सिर्फ एक डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया था
कि अगर कोई दुस्साहस करने का प्रयास पाकिस्तान करता है तो उसको बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और अगर आप कई सारी चीजों को फैक्टर इन करेंगे तो मैंने जैसे पहले भी आपके प्रोग्राम पे कहा था कि अब तो खैर रिटायर हो गए हैं, जनरल साहब थे यहाँ पे हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड के, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तब तक हार नहीं मानेगा जब तक उसकी जमीन हम छीन ना ले उससे। और डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना कि साहब हम मतलब बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान। और आप खुद सोचिए कि अगर आप पाकिस्तान के एक साधारण शहरी, एक नागरिक हैं, अगर आपको ये पता है कि भारत के साथ हमारा कोई भी कंपैरिजन नहीं है मिलिटरीली, हाँ आप छाती ठोक के जैसे वो गुरीले होते हैं, वो आप जो मर्जी चिल्लाएंगे साहब हमने इतने जहाज गिरा दिए और हमने भारत को फैंटी लगा दी और अब हम कलकत्ता में जाएंगे। तुम कैसे जाओगे कलकत्ता भाई? तुम्हारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जो बात करते थे अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान इज देयर सोन एनिमी नाउ। और इसी ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि वी आर इन ओपन वॉर विद अफगानिस्तान। और अगर आप पाकिस्तान को वेस्ट से देखें, अगर पाकिस्तान का वेस्ट देखें आप, तो वहां पे बलूचिस्तान है। ईरान इज अ नेबर ऑफ पाकिस्तान, ईरान इज अ नेबर ऑफ इंडिया ऑल्सो। हमारे बॉर्डर्स चाहे ना मिलते हो, पर सच्चाई ये है कि पाकिस्तान का वेस्टर्न नेबर बलूचिस्तान है। और पाकिस्तान की डेप्थ कितनी है? आप बलूचिस्तान को हटा दीजिए, पाकिस्तान की डेप्थ कितनी है, कितना सा पाकिस्तान। सो ये जो बातें हैं, ये दुस्साहस कहने की बात एक है, जो मैंने कहा ना, घुमन को माणू तो मुनीर रखे है, पटाखे पाउन रखे है इन्होंने ख्वाजा से। सो दे डोंट हैव द करेज। और अगर इनके अंदर वो कुव्वत, वो सलाहियत, वो हिम्मत, वो औकात, वो हैसियत, वो साहस है, करके देख लो। अभी तक तो तुम्हारे जो एयरफोर्स स्टेशन थे, जो तुम्हारे रनवेज थे, वो जो तुम्हारे एरोड्रोम्स थे, अभी तक तो वही रिपेयर नहीं हुए। दोबारा पंगा लेके देख लो, तुम्हारे को पता लग जाएगा वेयर डू यू स्टैंड। जी, इसमें मैं रवनीत भाई, मैं दो एंगल्स पे आपका इलाबोरेशन चाहूंगा जो आपने शुरू में बोला। पहले एक कमेंट कर दूं जो लोगों को याद ना हो, जब आपने कहा कि आज का होम मिनिस्टर कौन है, तब कौन था। याद कीजिए, शिवराज सिंह पाटिल जी जो होम मिनिस्टर थे, या शिवराज पाटिल सिंह नहीं थे, शिवराज पाटिल, वो कितनी बारी दिन में कपड़े बदल रहे थे उस समय, और रेजिग्नेशन तक की नौबत आ गई। आपने कभी नोट किया अमित शाह जी क्या पहन रहे हैं, नहीं पहन रहे? ही इज एफिशिएंसी मशीन, एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ रहा है क्या पहन रहे हैं, नहीं पहन रहे, कहाँ पे क्रीज है, कहाँ पे नहीं है? तो वो डिफरेंस तो किस समय टेरर अटैक में भी क्या प्रायोरिटी है, वो तो एक साफ दिखता है। एक छोटा पॉइंट है, बट इट शोज अ लॉट अबाउट योर स्टेट ऑफ माइंड व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। बट मैं दूसरी बात थोड़ा एक्सपेंशन आपसे जो चाहूंगा कि राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट, मैंने डेलिबरेटली नहीं बोला कि कोई कंपैरिजन है पाकिस्तान से, पर उनका ये मिसएडवेंचर बोलना, बिकॉज ही इज ऑल्सो ऑब्वियसली, और सीसीएस मीटिंग्स भी बहुत सारी हो रही हैं, ही इज ऑल्सो हैविंग इनपुट कि जब प्रेशर पाकिस्तान पे बढ़ता है तो वो कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करता है। तो ये मिसएडवेंचर दो स्केल पे है। क्या ये पाकिस्तान को वार्निंग थी, या ये वर्ल्ड को बताना था कि भैया अगर करेगा तो हम ठोकेंगे? हाउ डू यू कंस्ट्रू द डिफेंस मिनिस्टर्स स्टेटमेंट? नहीं, द मैसेज इज फॉर द वर्ल्ड, इट इज नेवर फॉर पाकिस्तान। ये तो इट इज अ गिवन ना जी, वो तो लिखी पड़ी बात है। वो तो जब प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया था, और आपको याद होगा कि जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी बिहार की एक रैली में थे, और ये तुरंत ऑप सिंदूर से तुरंत पहले की बात है, उन्होंने अंग्रेजी में अपना वक्तव्य, अपना भाषण अंग्रेजी में दिया था। अब बिहार की जनता के सामने अंग्रेजी में भाषण देने का क्या अर्थ है? कि हम दुनिया के कोनों से निकाल के उनको इंसाफ पे लेके आएंगे और हम उनका वी विल ब्रिंग देम टू जस्टिस। वो मैसेज जो है वो दुनिया के लिए था, और ये मैसेज भी दुनिया के लिए है। दिस इज फॉर द वर्ल्ड टू नो। और ये दोनों मैसेजेस हैं इसके अंदर। एक तो भारत की जनता के लिए एक रीअफर्मेशन है कि आपकी सरकार जो है वो आपके साथ खड़ी है, आपकी सरकार जो है वो बिल्कुल भी टॉलरेट करने की स्थिति में नहीं है। और आपने ठीक कहा, क्योंकि उस बात को मैंने एलैबोरेट नहीं किया था कि किस तरीके से शिवराज पाटिल ने जो है वो 5 दफा मीडिया में अपीयर होने से पहले कपड़े बदले थे अपने। हर बार नए कपड़े पहन के वो मीडिया के सामने अपीयर हुए थे। पर इसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज और है कि अगर आपको याद हो, उस वक्त सलमान खुर्शीद जो है वो विदेश मंत्री होते थे, और भारतीय सैनिकों के सिर काट के उनके साथ फुटबॉल खेलने के बाद
पाकिस्तान से, जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री आए थे, उनको इन्होंने बिरयानियां खिलाई थी यहाँ पे। और प्रधानमंत्री की अगर मैं आपको बताऊं तो तत्कालीन जो एयरफोर्स चीफ थे, उन्होंने कहा भी था प्रधानमंत्री से, मनमोहन सिंह जी से, कि हम वो हिम्मत, वो हमारे पास सलाहियत है, हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि हम पाकिस्तान के अंदर जाके स्ट्राइक कर सकते हैं। उस वक्त पॉलिटिकल डिसीजन लेने में असमर्थ थे। तो जो समर्थता भारतीय नेतृत्व की है आज, और वो जो बार बार मोदी जी एक बात कहते हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे वो भारत के बाहर हो, कि 140 करोड़ भारतवासियों का जो समर्थन है वो मेरे साथ है। 140 भारतवासियों का मैं धन्यवाद उनकी तरफ से आपको करता हूं, या मैं उनका नुमाइंदा हूं। तो ये सारी चीजें जो हैं, आप बड़े गौर से देखेंगे तो ये इट्स अ कोट अनकोट इंटरनेशनल मैसेजिंग। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया जा रहा है कि साहब हम ठोकेंगे बहुत बुरी तरीके से इनको, और बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और हमने जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आर्मी एक इतनी डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है भारत के अंदर। मैं इसलिए कहता हूं ना कि कंपैरिजन नहीं है राजनाथ सिंह जी का ख्वाजा आसिफ का, कि राजनाथ सिंह जी इज लीडिंग अ डिफेंस फोर्स ऑफ डिसिप्लिन्ड ऑफिसर्स, जो हायरार्की में बिलीव करते हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप में बिलीव करते हैं, ना कि उनके सिर के ऊपर कोई और वर्दीधारी खैर ख्वाह बैठा हुआ, उनको पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से कोई लेना देना नहीं है। The Indian military services. Do you think this statement is also जो मिसएडवेंचर का, कि जो फॉरेन बिका हुआ है पाकिस्तानी आर्मी, और फॉरेन में जो लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उनको ये मैसेज है कि अगर पाकिस्तान को तुम कंट्रोल नहीं करते, वो मिसएडवेंचर करता है, तो भारत नहीं रुकेगा, और वर्ल्ड जो भी स्थिति में है वो और कॉम्प्लिकेट होगी। सो आई थिंक इट्स वार्निंग द मास्टर्स ऑफ पाकिस्तान कि भैया भारत नहीं रुकने वाला बाद में, क्योंकि बहुत बारी भारत को विदेशी पावर्स ने रोका है पास्ट में, बहुत डॉक्यूमेंटेशन है उस पे कि कब कब हम नहीं इंप्लीमेंट कर पाए थे। तो डू यू थिंक दैट मैसेज हैज गॉन होम टू द पावर्स दैट कंट्रोल पाकिस्तान? बट आप देखिए ना कि ये सच है, आपने इसको बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट योर थॉटफुल माइंड ऑन दैट, कि पाकिस्तान, केवल पाकिस्तान जिस स्थिति में आज है वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनके अंदर कोई ऐसी सलाहियत है, उनके अंदर कोई शक्ति है या ताकत है। वो ऐसे इसलिए क्योंकि पाश्चात्य देश जो है, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, वो इसके पीछे खड़ी हैं। बट आप एक चीज देखना कि ऐसा पहली बार आप देखेंगे कि वेस्ट जो है वो नेटो को और यूरोप को अगर अलग ब्लॉक में डाल के देखें आप, और कनाडा को आप, जो फाइव आइज में से कनाडा को अगर अलग करके देखें आप यूएस से, और यूके को आप यूएस से अलग करके देखें, ऐसा बहुत लंबे समय में पहली बार हुआ है कि दीज कंट्रीज आर नॉट अ यूनिफाइड ब्लॉक। ऐसा पहली बार आप देखेंगे कि यूनिफाइड ब्लॉक नहीं है। और पाकिस्तान के साथ जो मिलिट्री प्रेजेंस है यूएस की, स्पेशली एयरफोर्स की, यूएस एयरफोर्स की पाकिस्तान के अंदर, वो कंफर्ट जोन चाइना के लिए भी क्रिएट नहीं करता। दैट इज नॉट कंफर्टेबल फॉर चाइना ऑल्सो। और जो चाइनीज एसेट्स हैं या जो चाइनीज इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत बुरी तरीके से टारगेट हो रहे हैं, एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू कंट्रोल इट ऑल्सो। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर इवेंचुअली ये, जैसे इस वक्त वेस्ट एशिया के अंदर यूएस इन्वॉल्व है, और हम देख रहे हैं कि यूएस को सपोर्ट नहीं है नेटो कंट्रीज का, और जैसे डियोग्राशिया में भी बहुत मुश्किल से इनको परमिशन मिली है यूके की। और आप याद करिए कि यूके वो देश है, यूनाइटेड किंगडम वो मुल्क है जिसका कहते हैं कि कभी सूरज नहीं डूबता था, जिसके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था। उसको ट्रंप ने कह दिया कि ये बुजदिल हैं, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास जहाज नहीं है, इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। और अगर आप वर्ल्ड वॉर्स की बात करेंगे तो वर्ल्ड वॉर्स के अंदर यूके ने लीड किया, और यूएस से पहले यूके ही ग्लोबल सुपर पावर होता था। तो कई सारी चीजें हैं, ही हैज एंटागनाइज्ड, उसने अपने कई साथियों को नाराज भी किया हुआ है। और पाकिस्तान के पीछे कितनी मजबूती से यूएस खड़ा होगा, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की जो फितरत है उसको देखते हुए, कि वो दोस्तों को सबसे पहले मारता है, वो दुश्मनों को बाद में डील करता है। जी जी जी, ही इज नॉट लॉयल फ्रेंड ऑफ एनीवन। इससे मैं दोस्त से पाकिस्तान की और एंगल पे आना चाहता हूँ, क्योंकि जो पाकिस्तान की डेस्परेशन का एक रीजन और ये है कि जो वो बिरादर मुल्क समझता था अपने, अफगानिस्तान में भी बाद में आऊंगा, जो वो अपने मुल्क समझता था यूएई, सऊदी अरेबिया, जिनके लिए वो कहता था मेरे पास इस्लामिक बॉम्ब है, वो में यूएई ने सडनली इतने डिकेड्स के बाद अपना लोन रिकॉल कर लिया।
वैसे ही फॉरेन करेंसी रिजर्व्स पाकिस्तान के पास नहीं है, जो भी हैं भाड़े के हैं, उसमें यूएई के रिकॉल की, और उससे पहले ये पूरी जंग से पहले यूएई का प्रेसिडेंट भारत आना, प्रधानमंत्री मोदी से मिलना, तो ये आप जो दोस्त पाकिस्तान के एक टाइम पे थे, और कहा जाता है दुबई में पाकिस्तान का बहुत होल्ड है, नेटवर्क है, आईएसआई का है, बातें तो ऐसी होती थी, तो वो के अंदर अब आप यूएई का जो ये स्टेप है मंदी में आटा गीला करना पाकिस्तान का, वो क्यों हुआ है, और उसका क्या आप परिणाम असर देखते हैं पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस वायबिलिटी एज अ नेशन रहने के ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान उधार की जिंदगी जी रहा है। चाहे वो पाकिस्तान की आप डिफेंस फोर्सेस की बात कर लीजिए, चाहे पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात कर लीजिए, या पाकिस्तान बहैसियत मुल्क जो है, ये जो 4 प्रोविंसेस हैं इनके, उनको अगर आप कलेक्टिवली देख लें तो भी, तो ये दे आर लिविंग लीस्ट लाइफ। इनकी कोई कंफर्ट जोन में नहीं है पाकिस्तान, और बहुत लंबे अरसे से पाकिस्तान कंफर्ट जोन में नहीं है। और जो आपने कहा कि साहब पाकिस्तान के साथ जो यूएई ने किया, वो देखिए, अंग्रेजी की एक कहावत है, वो कहते हैं यू कैन फूल सम पीपल सम टाइम बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। आप कुछ लोगों को कुछ समय के लिए, एक छोटे वक्फे के लिए बेवकूफ बना सकते हो, पर आप सारी दुनिया को हमेशा बेवकूफ नहीं बना सकते। ये पाकिस्तान की अपनी मुनाफकत है, ये इनके अपने डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये अपना दोहरा चरित्र है पाकिस्तान का, जो उनको आज इवेंचुअली फेस करना पड़ रहा है। और ये आपका जो प्रश्न था, इसके रिलेशन में इन दोनों को रिलेट करके देखना एक अलग नजरिया भी है कि साहब यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं, वो शेख नहान, वो भारत आए और तुरंत ये जो ऑपरेशन शुरू होने से पहले, एपिक फ्यूरी शुरू होने से तुरंत पहले वो भारत आए और उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मीटिंग हुई, मुलाकात हुई। पर अगर आप गौर से उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे और टाइमिंग को समझेंगे, और जितने समय के लिए वो भारत आए, जो छोटे वक्फे के लिए आए और चले गए, उसका अर्थ ये है कि ही वॉज इन अ डेस्परेट स्टेट, ही वॉज इन डेस्परेशन। और उनकी डेस्परेशन का एक बड़ा मैं समझता हूँ कि जायज वजह भी है। और मेरे को लगता है कि ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू करने से पहले उनको, जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लिया गया होगा यूएस की तरफ से कि साहब, या यूके या इजराइल की तरफ से, कि हम ये शुरू करने जा रहे हैं। और उनका जो रीजन है डेस्परेशन का, या उनका परेशान होने का जो कारण है, आप देखिए कि यूएस मेनलैंड के ऊपर तो एक गोली भी नहीं चली, यूएस मेनलैंड के ऊपर एक मिसाइल भी नहीं आई। अगर कोई ब्रंट सबसे ज्यादा किसी ने लिया है तो वो इजराइल ने लिया और जीसीसी कंट्रीज ने लिया है। और ट्रंप का कल का बयान है कि हम आपके पावर स्टेशंस और आपके ब्रिजेस और आपके डिसैलिनेशन प्लांट्स को उड़ा देंगे। और ईरान का रिप्लाई ये था कि साहब आप उड़ाइए, और हमने आइडेंटिफाई किए, हम ये उड़ाएंगे। सो रिटेलिएशन में मतलब ये है कि आप अपना घर छोड़ के, अपना मोहल्ला छोड़ के, अपना शहर छोड़ के, अपना देश छोड़ के किसी और के देश में जाके आप लड़ रहे हो, ये भली भांति जानते हुए कि जो नुकसान होगा इसका होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। सो ये जो उस वक्त की उनकी डेस्परेशन थी, और कहीं ना कहीं उनको आस थी, उम्मीद थी भारत से। और मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई, चाहे आपको पता हो, पहले भारत ने एक बार यूएई के साथ एक डील की थी, जो ऑफशोर ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है यूएई की, वो ऑफशोर भारत में ही है। यूएई के बाद सबसे बड़ी कैपेसिटी भारत के पास ही है। और कुछ वजहें ऐसी भी होंगी कि जिसकी वजह से भारत के अंदर तेल की कीमतें आज तक नहीं बढ़ी, और भारत सरकार ने उसको कंट्रोल कर रखा है, जबकि पाकिस्तान में 520 रुपए लीटर हो गया डीजल। तो अगर हम कंपैरिजन में भी लेके जाएंगे तब भी 250 रुपए के, मतलब इंडियन करेंसी के इक्विवेलेंट में लेके जाएंगे तब भी 250 रुपए लीटर हो रहा है डीजल। तो लिविंग अ लाइफ इन पाकिस्तान इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। इंडिया की ऑयल नीड्स और पाकिस्तान की मैं वैसे भी कोई कंपैरिजन नहीं मानता। दूसरा, ऑनेस्टली आई एम ऑल्सो वेटिंग एंड वॉचिंग कि पेट्रोल प्राइसेस की एक क्राइसिस आनी ही है। अभी इलेक्शंस भी चल रहे हैं। हाउ इंडिया मैनेजेस आवर एनर्जी नीड्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान। अब रशिया से दोबारा हमने लेना शुरू कर दिया है। हमारा फुटप्रिंट, इकोनॉमिक साइज, नीड पूरा एक अलग ही पैरामीटर है। तो मैं उसमें तो पाकिस्तान से वैसे भी कंपैरिजन नहीं करता। बट पाकिस्तान का जो कंसिस्टेंट चल रहा है, जैसे ये इससे पहले अब्दुल बासित आके बकवास कर रहा था, पुरानी बात हो गई कि अब दिल्ली मुंबई होगा और पाकिस्तान का डिफॉल्ट मूव होगा ये। और ये मूव इसलिए किया जाएगा क्योंकि पहले तो आपको पता है सिर्फ बॉर्डर एरियाज में चलता था,
कहीं कोई कलकत्ता बोल रहा है, कोई दिल्ली बोल रहा है, कोई मुंबई बोल रहा है। तो इज इट अ स्ट्रैटेजिक चेंज ऑल्सो इन पाकिस्तान के हमें अब कुछ ना कुछ दिल्ली मुंबई करना है या किसी और जगह करना है, अपनी डेप्थ दिखानी है? एंड ये कितना डेंजर है, क्योंकि कुछ स्पाई नेटवर्क्स, ड्रग नेटवर्क्स पे मैं अगले पार्ट पे आऊंगा जो भारत देखिए, के मैं अंदर है। दो बातें आपको बड़ी क्लियरली बता के चलता हूं। पहली चीज तो ये है कि इंडिया हैज कॉल्ड द पाकिस्तानी न्यूक्लियर ब्लफ। ऑप सिंदूर में इनका न्यूक्लियर ब्लफ कॉल कर दिया। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी जो भी न्यूक्लियर एसेट्स हैं, इफ एट ऑल, क्वेश्चन मार्क, वो पाकिस्तानियों के कंट्रोल में है, अब्दुल बासित के कंट्रोल में है, या शहबाज शरीफ के कंट्रोल में है, या वो मुनीर के कंट्रोल में है, या वो अमेरिकन के कंट्रोल में है? इफ एट ऑल, मतलब सवाल ये है, इफ एट ऑल। और उनकी कितनी जो कुव्वत है, सलाहियत है, उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो क्षमता है, उसको हमने डैमेज किया है। और स्ट्राइकिंग इज वन थिंग, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कैपेबिलिटी भारत के पास तब भी थी, आज भी है। और इंटेलिजेंस नेटवर्क जो भारत का है, उसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर चुन चुन के तो भारत के दुश्मन मारे जा रहे हैं। कुटाह में इनका जो इनरिचमेंट प्लांट था, उसके बारे में हमको बहुत पहले से पता था। भारत के साथ दगा भारतीयों ने किया है साहब, भंडारी जी। चाहे वो हमारे पूर्व में रहे हुए वाइस प्रेसिडेंट क्यों ना हो, उपराष्ट्रपति क्यों ना हो, हामिद अंसारी ने पूरी एक लिस्ट उठा के सौंप दी थी पाकिस्तानियों कि भारतीय की कौन से एसेट्स, कौन से रॉ के एजेंट्स वहां बैठे हुए पाकिस्तान। और भारत की जो कैपेबिलिटी थी पाकिस्तान के अंदर, उसको 20 साल पीछे कर दिया एक आदमी। वो स्थिति आज नहीं है। वी आर नॉट इन दैट पोजीशन टुडे। वी आर वेरी केपेबल। ये बात आप मान के चलिए। पाकिस्तान कहे जो मर्जी, अब्दुल बासित कहे जो मर्जी, इनसे कोई पूछने वाला हो कि यार तुम्हारा खुद का जो न्यूक्लियर बटन है वो तुम्हारे कंट्रोल में है क्या, तुम यूज कर पाओगे उसको? यू थिंक कि इजराइल विल अलाउ दैट टू हैपन ओवर द इयर्स, इतने सालों में? यूएस विल अलाउ दैट टू हैपन? और मैं आपको बड़ी दिलचस्प बताता हूं कि एनीवन हु इज सीन कनाइविंग, जो ऐसा दिखेगा कि ये मिली भगत में है पाकिस्तान के साथ, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोई और मुल्क हो, भारत के खिलाफ जब कोई मुल्क खड़ा होगा चाइना इसके पाकिस्तान के साथ, उनको भी डिप्लोमेटिकली कह लीजिए, अगर बॉर्डर साल लगता है तो मिलिटरीली कह लीजिए, किसी ना किसी रिपरकशन को फेस करना पड़ेगा। बिकॉज भारत वो आज से 20 साल 30 साल पुराना भारत नहीं रहा। वी चेंज्ड। और हम चाहे वो आयरन बीम की बात करें, आयरन डोम की बात करें, चाहे वो हम डेविड स्लिंग की बात करें, हम कितने ही वेपन सिस्टम्स हैं जो हमारे पास, इजरायली हैं, रशियंस हैं, और उनको इंटीग्रेट करके जिस तरीके से हमने एक अपना शील्ड क्रिएट किया है, आप कैन यू इमेजिन कि भारत के अंदर ऑप सिंदूर के दौरान यहाँ से बराज ऑफ ड्रोन्स आए पाकिस्तान की तरफ से, मिसाइलें आई, कुछ भी लैंड नहीं किया, नथिंग वाज एबल टू हिट द टारगेट्स। और वो जो भारत की कैपेबिलिटी है वो पश्चिमी देशों ने देखी है साहब। That needs to be appreciated. You देखो कहाँ पे अपना क्यों रिस्पॉन्स, इंडिया has zero response, zero response time. It's a unique, enough appreciating. नहीं, अप्रिशिएट तो देखिए ऐसा है कि एवरीबडी नोज द कैपेबिलिटी दैट इंडिया होल्ड्स टुडे। भारत की जो कैपेबिलिटी है सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, एंड ऑफ एवरीवन एल्स की जो एक्सेप्ट द इकोसिस्टम। आपकी आवाज कट रही है। I was saying except ईश्वरन, आपकी आवाज कट रही है। आ रही है आपको? नहीं आ रही? हाँ, अब आई। वो एडिट करेगा। मैं कह एक्सेप्ट इकोसिस्टम इन इंडिया, जो ये दिखाने में लगा हुआ है कि भारत डिड नॉट अचीव इनफ इन ऑपरेशन सिंधु। भारत ने पूरी दुनिया के अंदर मिलिट्री डॉक्ट्रिन को बदल के रख दिया।
आप इमेजिन कर सकते हो कि एक आपका दुश्मन जो सोन एनिमी है, जो पिछले 70 साल से छाती पीट पीट के कह रहा है कि सब हम भारत को खत्म कर देंगे, उनको एक पॉइंट के बाद एक हवाई जहाज अपना, एक लड़ाकू विमान अपना वो एयरबोर्न नहीं कर पाए। और S-400 ने, आप इमेजिन कर सकते हैं कि 400 किलोमीटर दूर एक एवैक को डाउन कर दिया इन अ ऑफेंसिव मूव, नॉट इन अ डिफेंसिव मूव। जो भारत का सक्सेस है ऑपरेशन सिंदूर में, ये जो मर्जी रोते रहे इकोसिस्टम वाले, द फैक्ट इज कि दुनिया ने देखा, और जो दुनिया के अंदर जो एयर वॉर्स को लेके या जो हवाई युद्धों को लेके जो एक्सपर्ट्स हैं, वो लोहा मानते हैं आज भारत की टेक्नोलॉजी का। हाँ, बाकी जिसने कसम खा रखी है कि भाई देश के दुश्मन है, तो वो पड़े रहेंगे, क्या कर सकते हैं उसके अंदर। अब डेमोक्रेसी है भारत के अंदर, प्रजातंत्र है, यही अगर कोई शेखडम होता अभी तक तो उसको चौक पे लटका देते। ईरान होता चौक पे लटका देते, पाकिस्तान होता घर से उठा के ले जाते, मार देते। आपको लगता है जितनी फ्रीडम भारत में किसी दुनिया के देश में है? दुनिया के किसी देश में, अमेरिका में नहीं है इतनी फ्रीडम, यूरोप में नहीं है इतनी फ्रीडम, यूके में नहीं है इतनी फ्रीडम। यूके में तो फेसबुक पोस्ट के लिए आदमी अरेस्ट हो जाता है साहब। इतनी आजादी जितनी भारत में दुनिया में कहीं नहीं है। मतलब सही मायनों में डेमोक्रेसी इतनी ज्यादा है भारत के अंदर कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। रमनीक भाई, मैं समझता हूँ कि कुछ अब मैं इस पे, क्योंकि आप जब कह रहे थे, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं उसी पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि जब जब भारत को खतरा हुआ है, वो अंदर से कोई ना कोई सपोर्ट करता है। उसका एक उदाहरण है, पर ये यूपी में भी बहुत हो रहा है, कि एक 22 साल के व्यक्ति को ड्रग मनी पाकिस्तान बेस्ड नार्को टेरर नेटवर्क का फनलिंग कर रहा था, पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया है। ऐसे यूपी में हमने पिछली बारी बात की थी, बहुत लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये जो पाकिस्तान ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, और कि ड्रग मनी, बिकॉज यू एंड ऑफ द डे नीड मनी। कुछ लोग तो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड हैं, बाकी लोग पैसे से मोटिवेटेड हैं, जो इंडिया में 0.5 फ्रंटिंग को खड़ा करना है, और खड़ा कर चुके हैं बहुत हद तक, लोगों का ये मानना है। तो ये पे आपको क्या लग रहा है, आर वी बीइंग सक्सेसफुल इन कीपिंग इट इन चेक? या जैसे दिल्ली में जो हुआ था, डॉक्टर्स थे वो कुछ लोगों की जान भी गई, अटैक भी हुआ, पर जो उनकी प्लानिंग की, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाती, दैट वुड हैव बीन वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक्स। So because we were lucky or good in investigation in preventing it, but that shows how serious the threat is from within India, be it drug money, be it narco network, be it hawala network, be it ideological motivation. तो क्या अपन उस पे इनफ कर पा रहे हैं, या ये खतरा बड़ा है आपके हिसाब से? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आप जब से आप कोई टाइम पकड़ लीजिए, आप कोई टाइमलाइन लीजिए, भारत के अंदर हमेशा ही टाइमलाइन, मतलब मेरी मुराद है, चाहे आप कितना ही पीछे चले जाइए, आप चाहे राजे रजवाड़ों के वक्त में चले जाइए, जासूस तब भी होते थे, धोखेबाज दगाबाज तब भी होते थे, आज भी हैं। और आपने ठीक है कहा कि कुछ लोग आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड होते हैं, कुछ लोग पैसे की तरफ से मोटिवेटेड होते हैं। वो हर किस्म से, साम दाम दंड भेद, कई किस्म के वो 3 W's भी होते हैं, किसी तरीके से किसी को इंट्रैप किया जाता है, कैसे किया जाता है। और इसमें सर्विस मेंबर्स भी कई बार ऐसे होते हैं कि जिन्होंने शपथ खाई होती है, जिन्होंने कसम खाई होती है भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए, कई बार ऐसे लोग भी उसमें मुलव्वस होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर उनकी मिली भगत होती है। तो ये एक जो आप समझ लीजिए, इंसर्जेंसी होगी, काउंटर इंसर्जेंसी होगी, या इंटेलिजेंस होगी, काउंटर इंटेलिजेंस होगी, ये पार्ट है जी। दिस विल ऑलवेज गो ऑन। आप ये कहें कि नेट जीरो हो जाएगा, कभी कभी नेट जीरो नहीं होगा। इसीलिए तो ये जो हमारी एजेंसीज हैं, इसीलिए जो इदारे खड़े किए हुए इतने वर्षों से, इसीलिए तो एग्जिस्ट करते हैं। और इनका पर्पस क्या है? देयर इज नो अदर पर्पस। सो ये कह देना भर के साहब नेट जीरो हो जाएगा, वो एक विषय है। बड़ा है क्या? ये बड़ा है, दैट्स द टेस्ट। मैं बताता हूं आपको, उसी पे आ रहे हैं। देखिए, वो कहते हैं अंग्रेजी में कि द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द टेस्टिंग। आप देखिए कि अगर आप कंपैरेटिव लेके आइए, जब गृह मंत्री आपके कह लीजिए पी चिदम्बरम साहब थे, या जब ये शिवराज पाटिल साहब थे, और अभी हैं, आप ये देखिए कि CICT एरिया के बाहर, CICT एरिया इज काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म, CICT एरियाज के बाहर कितने अटैक हुए हैं भारत में?
कभी सरोजिनी नगर में हो रहा है, कभी हैदराबाद में हो रहा है, कभी जयपुर में हो रहा है, कभी चेन्नई में हो रहा है, कभी पटना में हो रहा है। देयर इज नो एंड टू इट। देयर वाज नो, आप यकीन मानिए, अब पता नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम लोग आजकल जेनजी कह देते हैं, जेनजी को तो पता भी नहीं होगा कि भारत में क्या होता था। इट वाज अ नॉर्मल, बम फटने की जो खबर आनी, टीवी के ऊपर ब्रेकिंग आनी या अखबारों में छपना, वाज अ नॉर्मल। हाँ यार, ये तो दूसरे तीसरे दिन होता रहता है। इट बिकेम अ नॉर्मल, और वही जो है वो अपवाद हो गया है अब। और प्रीएम्प्टिव जो है, देखिए, नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व कैन नेवर बी असर्टेन्ड कि स्लीपर सेल कहां कहां बैठे हुए, कब एक्टिवेट होंगे, कौन उनको हैंडल कर रहा है, कैसे एक्टिवेट होंगे। पर आप एक चीज और बड़े गौर से देखना कि एक पीएफआई नाम की पूरी ऑर्गेनाइजेशन वाइप ऑफ कर दी है। तो दैट इज अ प्रीएम्प्ट। ये तो वो है जो वर्दी पहन के और झंडे लेके निकले हुए थे। ये वो है जिन्होंने बहुत बड़ा एक विजन प्लान कर रखा था 2047 के लिए, भारत के लिए। और उनका विजन डॉक्यूमेंट भी बाहर आया था, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आया। तो आज पीएफआई कहाँ है, और पीएफआई के वो गुर्गे कहाँ हैं, और उनकी वो पूरी तमाम लीडरशिप कहाँ है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा है, देयर इज अ सी चेंज, देयर इज अ सी चेंज। अब मैं रमनीक लास्ट पार्ट पे थोड़ा आना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर की हालत, क्योंकि बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड आप उसको मिक्स कर दीजिए, जो आसिम मुनीर ने शियास को बोल दिया कि तुम्हें भैया है तो जाके ईरान में रहो, और शियास के लिए ईरान में जो हो रहा है वो वैसे भी उनके तो रिलीजियस लीडर है, इट्स नॉट ओनली अ पॉलिटिकल लीडर और अ नेशन। पूरा कॉन्सेप्ट ही है कि भैया हमारे तो रिलीजियस लीडर के ऊपर इस तरह यूएस ने किया। उसके अंदर सऊदी जो प्रेशर डालेंगे, क्योंकि उनके पास तो सेना है नहीं कि पाकिस्तान के लोग जाएं भैया ईरान में लड़ें या सऊदी को प्रोटेक्ट करें, वो करते ही वो फिर सिया सुन्नी एक पूरी जंग बन जाती है, पूरे रीजन में बन जाती है। तो उसके अंदर आप किस तरह देख रहे हैं कि अब ये शिया प्रॉब्लम, इज इट अ बिगर प्रॉब्लम देन इवन बलूचिस्तान या वॉर विद अफगानिस्तान फॉर पाकिस्तान इन द इमीडिएट टर्म्स? देखिए, उसके अंदर ना आपको एक इफेक्ट समझना पड़ेगा, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है कि आप जिस चीज को जितना दबाते हैं, जब वो प्रेशर रिलीज होता है ना, वो उतनी जोर से लौट के ऊपर आता है। तो ये पाकिस्तान के संदर्भ में आप पहले तो एक डेमोग्राफी समझिए पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के अंदर शिया पॉपुलेशन जो है वो 1/3 से अधिक है, 1/3 से ज्यादा है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु और जो शायद बहुत कम लोगों को पता हो, वो ये है कि जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम जिसको बोलते हैं, ही वॉज ऑल्सो अ शिया, ही वॉज ऑल्सो अ शिया। अब इट इज नॉट अ शिया प्रॉब्लम, इट इज अ पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक फंडामेंटल प्रॉब्लम, शिया और सुन्नी के बीच में। ये शिया, सुन्नी, हनफी, वहाबी और ये अहले हदीस, ये अलग अलग थॉट्स हैं इस्लाम के। और एक चीज मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण बता के चलूं कि ये, इस बात को प्लीज बेयर इन माइंड कि जो शिया आइडियोलॉजी है इस्लाम की, उसके अंदर जो शहादत का मकाम है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा शहादत का मकाम है। और अगर किसी ने 1900 समझिए गालबन 80 से लेकर 88 के बीच में ईरान इराक वॉर के बारे में ना पढ़ा हो, तो उसको प्लीज आप एक बार पढ़ना। जिस वक्त ईरान और इराक के बीच में युद्ध चल रहा था, उस वक्त 10-10, 8-8, 12-12 साल के जो बच्चे हैं, लड़के हैं छोटे छोटे, वो जहां पे माइन फील्ड बिछे होते थे ना, वहां पे वो माइन फील्ड के ऊपर दौड़ जाते थे, सिर्फ रास्ता क्लियर करने के लिए, फौज के लिए। दैट इज द लेवल ऑफ आइडियोलॉजिकल ब्रेन वॉश। शहादत का मुकाम इतना बड़ा है। एब्सोल्युटली क्रेजी, दैट्स एब्सोल्युटली हाँ, बॉन्कर। पढ़िए आप, उसको पढ़ के देखिए ना आप कि क्या हुआ था उन दिनों में। वो 8 साल 9 साल जो जंग चली, वो क्यों चली थी। और ईरान, मतलब अभी हम लोग सोच रहे हैं कि ये हार्मोज का जो दर्रा है खुल जाए, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुल जाए, रास्ता खुल जाए और यहाँ से जहाज आने शुरू हो जाए, ईरान को फर्क नहीं पड़ता। ईरान तो पिछले 40 साल से 1980 से 1979 से वो सैंक्शंस में ही जी रहा है। दे आर अंडर सैंक्शंस।
और उनके लिए कोई नई बात नहीं है 7-8 साल युद्ध लड़ना, लड़ाई लड़ना। और पिछली बार भी अगर आप देखेंगे, याद करेंगे, तो इराक को यूएस सपोर्ट कर रहा था उस वक्त, सद्दाम हुसैन को, बाफ पार्टी को यूएस वाज सपोर्ट। और रशिया के खिलाफ यूक्रेन में अभी भी अगर यूएस सपोर्ट ना कर रहा होता तो यूक्रेन कब का निपट जाता। यहाँ पे अगेन यूएस का फुटप्रिंट है। तो मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर की जो कहानी है वो ये है कि शियाओं को बहुत लंबे समय तक दबाया गया। ये मुल्क शियाओं ने बनाया है, शिया ने बनाया हुआ मुल्क है भाई। मोहम्मद अली जिना वाज अ शिया, और वो बड़े शौक से विस्की पीता था, सिगार पीता था, और वो सुअर का मीट खाता था बड़े शौक से। उसने इस्लामिक मुल्क लिया, उसमें शियाओं को एक एक नेचुरल इंक्लिनेशन थी शियाओं के पास। और मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और बताता चलूं कि जो ईरान का सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खमेनी, जिसको मार दिया गया है, खमेनी को आप कोई ये ना मान के चलें कि वो स्पिरिचुअल लीडर है केवल, या कोई वो हेड ऑफ स्टेट है, या कोई राष्ट्रपति है, कुछ है। वो अल्लाह के बाद दूसरा दर्जा रखता है शिया थियोलॉजी में, कि अगर जन्नत में अगर अल्लाह है तो धरती के ऊपर आयतुल्लाह है। वो मकाम है इनका, और उसको आपने मार दिया। अब उसके बाद जब पाकिस्तान के अंदर एक सुन्नी फील्ड मार्शल आके शियाओं को एड्रेस करता है, बोलता है कि साहब अगर ऐसा लग रहा है तो आप ईरान में चले जाओ, तो आप इमेजिन कीजिए कि वो लोग जिन्होंने ये मुल्क बनाया उनको कहा जा रहा है कि तुम वहां चले जाओ भाई। सो द स्टेट ऑफ माइंड यू कैन इमेजिन कि कहां खड़े हैं। और सबसे बड़ी जो समझता हूं मैं चैलेंज है, वो समाज के अंदर नहीं है पाकिस्तान आर्मी के लिए। पाकिस्तान फौज के अंदर भी 30 से 40% शिया हैं। पर वो कहा जा रहा है कि बहुत सालों से उनको प्रमनीत को कहा जा रहा है कि बहुत सालों से उनको प्रमोट नहीं किया गया है, बहुत सालों से एक सिस्टमैटिक वे में साइडलाइन किया जा रहा है। तभी मैंने पूछा, क्योंकि हमने बलूचिस्तान अफगानिस्तान बहुत बार डिस्कस किया है, बट एक दिलचस्प एंगल बताता हूं मैं आपको। क्या शिया ये नया टाइम बॉम्ब है, और जो फटेगा तो एकदम हार्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी में फटेगा, क्योंकि उनके ग्रीवियंसेस मैं पहले के भी आपको हैं। मैं आपको ना मैं कॉम्बैट एरिया की बात नहीं कर रहा। जैसे कॉम्बैट एरिया है, सीआईसीटी एरियाज हैं, कहीं डिस्टर्ब्ड एरिया है, वहां पे तो हर एक जवान के पास, हर एक अफसर के पास ऑटोमेटिक वेपन होता है। पर पीस एरियाज में जो जवान है उसके पास तो बड़ा हथियार होगा और छोटा हथियार होगा अफसर के पास, और कई बार अफसर अनआर्म्ड भी होते हैं। प्लीज बेयर दैट इन माइंड। और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े नंबर्स में शियाज ने अपना नाम बदल के, अपना आइडेंटिटी छुपा के वो सुन्नी बन के रह रहे हैं, प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए, वो तशद्दुद से बचने के लिए। और ये पाकिस्तान इज एक्चुअली सिटिंग ऑन अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। इसके अंदर कोई दो राय मत रखिए, कोई संदेह मत रखिए आप। ये मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तान इम्प्लोड होगा, अंदर से फटेगा। बलूचिस्तान हमने डिस्कस किया है, कई बार किया है, केपी के हमने डिस्कस किया है, कई बार किया है। पर जो डिवीजन विद इन दी सोसाइटी है, जो एक नुक्ते नजर इस वक्त के आर्मी चीफ का या फील्ड मार्शल का है शियाओं के प्रति, ये एक बहुत बड़ी बेवकूफी थी। और उसने कहा था कि पॉलिटिक्स इज टू सीरियस अफेयर टू बी लेफ्ट टू द पॉलिटिशियंस। और उसके बाद उसने ये हरकत करी। यू कैन इमेजिन। तभी तो कि खुद एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़े होकर भाषण देता है, वो भी अपने लीडरशिप को, मिलिट्री लीडरशिप को। क्या स्टेट ऑफ कंफर्ट है फॉर अ फील्ड मार्शल? इट्स लाइक मैं प्राइम आपको मिनिस्टर addressing cabinet with a bulletproof in a room, addressing the cabinet with a bulletproof glass in front of him. इक्विवेलेंट तो वही है उधर। मैं आपको ना बड़ा एक दिलचस्प उदाहरण देता हूं, उससे आपको कारण पता लग जाएगा। इनसे पहले ना एक चीफ मार्शल लॉ डिक्टेटर होता था, उसका नाम था जियाउल हक। जियाउल हक जब मरा है, आप जानते हैं कि इस्लामाबाद में जहां पे उसकी कब्र है उसमें क्या दफन है? बताइए। सिर्फ उसके दांत, और कुछ नहीं मिला उसका जियाउल हक का। ही वॉज आइडेंटिफाइड बाई हिज टीथ। तो ये चाहे मुनीर हो या कोई हो, इनको पता है कि इनकी हकीकत क्या है।
और कौन सा ऐसा पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, कौन सा ऐसा जर्नल है जो रिटायर होने के बाद पाकिस्तान में बसा है, रुका है पाकिस्तान? वो चाहे पेरिस की गलियों में घूमता हुआ बाजवा हो या पापा जोन पिज्जा वाले हों, ये नोबडी इज केयर्ड, नोबडी केयर्स अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान की आवाम के बारे में, आम जनता के बारे में नोबडी गिव्स टू हूट्स, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और हकीकत उनको पता है कि जब हमारा नंबर आएगा तो सिर्फ दांत दफन होंगे कब्र के अंदर, कुछ नहीं बचेगा और सब खाक हो जाएगा, एवरीथिंग एल्स विल बर्न। और कयामत के रोज जब वो कहते हैं, जो आइडियोलॉजी है उसमें, कयामत के रोज जब इंसाफ होगा, जब वो तुमको कब्र में से निकालेंगे तो तुम्हारे सिर्फ दांत निकलेंगे और तो कुछ है ही नहीं उसमें, राख है। तो ये जो बातें है ना ईश्वरन जी, ये इनको पता है, दे नो कि अंत क्या है इनका, सब पता है इनको। जी जी जी, वही रमनीक भाई, अब यही है कि बिकॉज सिचुएशंस ऐसी बन चुकी हैं, इट इज हिस्टोरिक टाइम्स। मुझे तो लगता है कि जितनी पाकिस्तान के अंदर की प्रॉब्लम्स हैं, और तभी राजनाथ जी डिफेंस मिनिस्टर जब वो वार्न करते हैं इस एडवेंचर का, या ये पाकिस्तान को लग रहा है हमें ये करना पड़ेगा बिकॉज एंड गेम इज नियर। आई जस्ट होप इंडिया कैपिटलाइज इन इट एंड एक डिसाइसिव वे में इस पे एक्ट कर ले, क्योंकि ये मौका निकलना नहीं चाहिए। यू नेवर नो, अदरवाइज नेशंस रिकवर ऑल्सो। यूएस का रीजन हो सकता है, फंडिंग हो सकती है। आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला कि नेटो भी बिखरा पड़ा है, तो वहां पे भी एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो एक हिस्टोरिक पॉइंट है। लेट्स सी। आपको ना एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज समझनी पड़ेगी रिकवरी को लेके। पाकिस्तान के पास क्या है रिकवर करने के लिए? पंजाब में क्या है? पाकिस्तान पंजाब में क्या है? व्हाट डू दे हैव इन पंजाब? सारे रिसोर्सेज तो बलूचिस्तान में है। डोंट यू थिंक फॉर द यूएस एंड फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड अ फ्री बलूचिस्तान हु डील्स विद द वेस्ट विद देयर रिसोर्सेज, उनके पास जो गोल्ड के, कॉपर के नोन रिजर्व्स हैं, उनके पास जो गैस का रिजर्व है, ऑयल का रिजर्व है, डोंट यू थिंक कि दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर द वेस्ट? रमनीत, लेट मी आंसर दिस थोड़ा डिफरेंटली। जो लॉजिकल केस यही है, तभी पाकिस्तान का ये हालत हो चुका है। बट आई बिलीव कि लॉजिकल केस इज नॉट ऑलवेज द केस विच अकर्स। अगर कोई दुश्मन कमजोर है, खत्म करो। यू नेवर गिव देम अ ब्रीदिंग स्पेस, बिकॉज यू डू नॉट नो कौन सा फैक्टर होगा दैट दे कैन रिकवर। एंड जो लॉजिकल केस तो यही है, बट यू नेवर नो कि क्या कुछ हो जाए वर्ल्ड में। किसने इमेजिन किया था कि ईरान पूरे वेस्ट एशिया को इस तरह बांध देगा कि आज वहां पे प्रॉपर्टी के क्या रेट। नहीं मतलब इन अ सेंस, पता था। no, They had been preparing for this for last 25-30 years. They have been preparing, but I'm saying कि world history is rife with unlikely events. तो पाकिस्तान का recovery is extremely unlikely, but till Pakistan is over, I for a person do not feel कि हम ये बोल रहे हैं कि वो over होगा ही होगा। नहीं, I agree with you। मैं तो कह रहा हूँ कि भारत को भी धक्का मारना चाहिए। मेरा उस We are point not पे doing that। वो तो मैंने पिछली बार भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि time is running out for us। Yes, let's hope करें, और धक्का मारे, एक धक्का और दो, जरूरी है बहुत जगहों पे वो धक्का दिया जाए। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ये सारा इशू कवर करने के लिए। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद।